तेरा अंत निश्चित है। चुड़ैल। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक पूरे गांव की धड़कन है, उसका डर है। एक ऐसी घटना जो माधवपुर के हर घर में बसती है। आज हम समझेंगे कि इस भूतिया बारात की कहानी में इतनी ताकत आई कहां से। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या होता है कि पूरा का पूरा गांव उन्हें सच मानने लगता है। कैसे कोई कहानी हकीकत से भी ज्यादा असली लगने लगती है। माधवपुर की ये कथा हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाती है। इस कहानी की जड़ें बहुत सीधी साधी हैं। एक ही घटना जो दशकों से एक ही तरीके से दोहराई जा रही है। और जानते हैं, यही बात इसे इतना मजबूत बनाती है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा है। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही अमावस्या की रात करीब आती है, माधोपुर पर एक अजीब सा डर छा जाता है। ये किसी एक इंसान का डर नहीं है, ये एक ऐसा डर है जो हवा में घुल जाता है, हर घर में महसूस होता है। देखिए, इस घटना को एक खास वक्त से जोड़ा गया है, अमावस्या। इससे कहानी को एक तयशुदा साइकिल मिल जाती है जो डर को और भी गहरा कर देती है, क्योंकि गांव के लोग जानते हैं कि ये रात फिर आएगी। गांव के एक बुजुर्ग सुरेश काका के ये शब्द कहानी के असली असर को दिखाते हैं। ये कोई दूर की सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जो किसी के भी घर पर दस्तक दे सकता है। और यही डर इस कहानी को जिंदा रखता है। अब देखिए, कोई भी कहानी, खासकर जो इतने सालों तक चले, उसके अपने कुछ नियम होते हैं, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ये परंपरा काम कैसे करती है और कैसे एक पुरानी दर्दनाक घटना ने इसकी ताकत को हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बना दिया। इस कहानी में एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी हुई है। दशकों पहले जब गांव वालों ने इसे रोकने की हिम्मत की, तो वो सबके सब गायब हो गए। ये घटना एक ताकतवर सबक बन गई। इस शक्ति से लड़ो मत, बस इससे बचकर रहो। और इस कहानी के नियम एकदम साफ हैं। एक तय समय, एक तय जगह, एक खास तरह का शिकार और एक खुली चेतावनी। ये नियम कहानी को अपनी एक अलग दुनिया का लॉजिक देते हैं, जिससे ये ज्यादा सच्ची लगती हैं। ये सिर्फ कोई हादसा नहीं, ये एक भयानक रस्म है। लेकिन कोई भी कहानी बिना टकराव के पूरी नहीं होती, और यहां टकराव है विश्वास और अविश्वास के बीच, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच। यहां दो तरह की चुनौतियां साफ दिखती हैं। एक तरफ है मंगल, जो थोड़ा जिज्ञासु है, वो मानता तो है पर अपनी आंखों से देखना चाहता है। और दूसरी तरफ है प्रिया, जिसकी शहरी पढ़ाई लिखाई उसे इसे सिर्फ अंधविश्वास मानने पे मजबूर करती है। राजू की ये बात शहर के शक और गांव के गहरे विश्वास के बीच के तनाव को साफ साफ दिखाती है। ये सिर्फ भूतों की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं और जीने के तरीकों की लड़ाई है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बातें खत्म होती हैं और हकीकत शुरू होती है। अब जिज्ञासा और अविश्वास का सामना सीधे उसी चीज से होता है जिस पर वो शक कर रहे थे। और वो वक्त आ ही गया, ठीक रात के 9 बजे। इस एक लम्हे में गांव की सारी चिंताएं और सारा डर सिमट कर रह गया है। और फिर सब कुछ बदल जाता है। एक अजीब सी भयानक खामोशी छा जाती है। कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे गांव में एक काला धुआं फैलने लगता है। ये सारे वो संकेत हैं जो किसी अनहोनी की तरफ इशारा करते हैं। और इसी खामोशी को तोड़ती है एक आवाज, वो आवाज जो डर को सच बना देती है। शादी के नगाड़ों की आवाज। कोई चीखता है, वो आ गई, भूतिया बारात आ गई है। कहानी में बारात का हुलिया बहुत ही खौफनाक बताया गया है। जले हुए शरीर, बिगड़े हुए चेहरे, ये सारी डिटेल सुनने वाले के दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बनाने के लिए होती हैं। ये डर को एक चेहरा दे देती हैं। और यह है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बारात रुकती है, पर कहां? ठीक प्रिया के घर के सामने। वही प्रिया जो इन सब पर यकीन नहीं करती थी। लोक कथाओं में अक्सर ऐसा ही होता है, जो यकीन नहीं करता उसे सबसे पहले कीमत चुकानी पड़ती है। आगे जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। नतीजा बिल्कुल साफ है। राजू और उसकी पत्नी ने प्रिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार दिया गया। और प्रिया, उसे वो बारात अपने साथ ले गई। अंजाम क्रूर है, जो कथा के नियमों को और भी मजबूत कर देता है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। उन लोगों को ले जाकर क्या किया जाता है? उन्हें पहुंचाया जाता है वीरान स्टेशन, जहां अंधेरे में से एक भूतिया ट्रेन निकलती है। ये हिस्सा कहानी के रहस्य को और गहरा कर देता है,
ये बताता है कि ये सिर्फ अपहरण नहीं, ये किसी और ही दुनिया का सफर है। अब हम कहानी के अंत और उसके असर को देखते हैं। कैसे एक रात की भयानक घटना एक लोक कथा को हमेशा के लिए अमर कर देती है, उसे और भी ताकतवर बना देती है। इस घटना के बाद क्या हुआ? राजू और उसकी पत्नी की लाशें मिली, प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। जो शक कर रहे थे वो खामोश हो गए, और जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा, जैसे मंगल और प्रताप, उन्होंने फिर कभी रात में बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। ये सारे सबूत मिलकर कहानी को एक ऐसा सच बना देते हैं जिस पर अगली पीढ़ी सवाल नहीं उठा सकती। और कहानी का अंत हमें आज में वापस ले आता है। ये कोई पुरानी बीती हुई बात नहीं है, ये एक ऐसा चक्र है जो आज भी चलता है। हर अमावस्या की रात शादी के नगाड़ों की वही आवाज सुनाई देती है और कोई ना कोई युवती गायब हो जाती है। और यही बात इस डर को और इस कहानी को हमेशा जिंदा रखती है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है, कोई कहानी कब मरती है? जब उसे झूठा साबित कर दिया जाए, या जब लोग उसे सुनाना और याद करना बंद कर दें? माधवपुर की ये कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि जब तक डर और यकीन जिंदा है, कहानी भी जिंदा रहती है। शायद असली ताकत कहानी में नहीं, उससे मानने वालों में होती है।